नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों, गणित की संपूर्ण शिक्षण विधियों की बात करेंगे। और इस क्लास से आपको याद रखना 5-6 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये 10-12 नंबर 15 नंबर तक आपको ये क्लास दे करके जाएगा। कंप्लीट पूरा क्लास को देखना है एंड तक। इसे में हम पढ़ेंगे एक तो संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रायोजना विधि, व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान और खेल विधि। ये सब हमारी गणित की प्रमुख शिक्षण विधियां होती है जिनसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इनके अलावा कोई भी शिक्षण विधि नहीं पढ़नी है। और याद रखना, इनसे बाहर अभी तक कोई प्रश्न पूछा भी नहीं गया है। यही गणित की मुख्य शिक्षण विधियां हैं जो आपको रटना है। अब देखते हैं, हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं। तो साथियों, इससे पहले वाला जो मैंने क्लास आपको बताया था, उस क्लास को आपको अच्छे से देखना है। तो गणित की शिक्षण विधियां आपको हम पढ़ा रहे हैं, अब क्लास स्टार्ट होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम विश्लेषण विधि की। तो दोस्तों, विश्लेषण का अर्थ होता है विच्छेद करना या अलग करना, यानी विभाजन अर्थात बंटवारा करना। कोई भी सेंटेंस है उसका अगर हम विच्छेद कर दें, उसका बंटवारा कर देते हैं, तो वो एक विश्लेषण हो जाता है। किसी चीज़ को टुकड़ों में करके पढ़ाना क्या कहेगा? विश्लेषण कहलाएगा। विश्लेषण विधि दो गुणों पर होती है साथियों, दो चीज़ों पर आधारित है और दोनों ही अलग अलग होती हैं। याद रखना, विश्लेषण विधि का मतलब क्या है। अगर हम विश्लेषण विधि की बात करते हैं तो अगर सूत्रों के आधार पर है तो विश्लेषण विधि जो है साथियों, निगमन विधि के समान होगी। इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों ही, और ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। अगर सूत्रों के आधार पर विश्लेषण विधि को बताना है तो वो हमारी निगमन विधि के समान होगी, अर्थात अज्ञात से ज्ञात या निष्कर्ष से तथ्य की ओर चलती है। ये सूत्र होता है विश्लेषण विधि का, सूत्रों के आधार पर। अगर हम बात करें विश्लेषण विधि के गुण की, अगर गुण पूछा जाए कि विश्लेषण विधि गुणों के आधार पर कैसी होती है, तो ये आगमन विधि के समान होती है। अर्थात ये खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है और इसका ज्ञान स्थायी होता है, जैसे आगमन विधि में होता था। आगमन विधि आपको याद होना चाहिए, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है और तथ्य से निष्कर्ष की ओर चलती है आगमन विधि। वैसे ही हमारी गुणों के आधार पर भी विश्लेषण विधि चलती है। अब देख लो, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ये 100% ऑथेंटिक है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर संश्लेषण विधि है वो आगमन के समान होगी या निगमन के समान होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। विश्लेषण और संश्लेषण विधि जो है गुणों के आधार पर और सूत्रों के आधार पर अलग अलग प्रवृत्ति दिखाती है। समझ में आ गया? अगर सूत्रों की बात करें विश्लेषण विधि की, तो ये निगमन विधि को फॉलो करती है, और गुणों के आधार पर बात करें तो विश्लेषण विधि आगमन विधि के अनुसार चलती है। क्लियर? कंफ्यूजन याद रख लेना। अब हम देखते हैं साथियों, विश्लेषण विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो विश्लेषण विधि जो है साथियों, वो बाल केंद्रित है, अर्थात मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। अर्थात इसका जो ज़्यादा पावर है, इसकी जो ज़्यादा वरीयता है, वो किस में दी जाती है? वो दी जाती है आगमन विधि के अंदर। किस में दी जाती है? आगमन विधि के अंदर, यानी ये गुणों पर ज़्यादा डिपेंड करती है। यह विधि ज्यामिति है, यानी जो रेखा गणित के लिए है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है और अंक गणित में भी ये प्रमुख विधि मानी जाती है। रेखा गणित के सवाल और बड़ी कक्षाओं में काम आने वाली ये सबसे प्रमुख विधि मानी जाती है विश्लेषण विधि। बालक की मानसिक क्षमता का विकास भी करती है तथा तार्किक समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देती है। इसके द्वारा बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्तियों का विकास होता है और यह दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक विधि है। कौन सी? विश्लेषण विधि। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यह प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है और बालकों में गणित कौशलों का विकास सर्वाधिक करती है। आगे बात करते हैं साथियों इसके दोष। अब विश्लेषण विधि के दोष क्या हैं? आप जानते हो कि विश्लेषण विधि का गुण है बड़ी कक्षाओं में काम आना। तो अब इसका दोष क्या हो गया? ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि में समय अधिक लगता है और ये पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाती। समय अधिक लगेगा तो समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। मानसिक क्रियाओं के लिए अधिक बल देती है, यानी मानसिक क्रियाओं पर अधिक बल देती है, इसलिए ये अन्य क्षमताओं का विकास नहीं कर पाती। कमजोर बौद्धिक स्तर के बालकों के लिए अनुपयोगी है साथियों ये विधि। आगे बात करते हैं संश्लेषण विधि। अब आपने जो विश्लेषण विधि पढ़ी है साथियों, जस्ट उसका विपरीत है, अर्थात उसका पूरक क्या है? विश्लेषण विधि का पूरक क्या कहलाएगा? संश्लेषण विधि कहलाएगा। और यह विधि ज्ञात से अज्ञात तथा तथ्यों से निष्कर्षों की ओर चलती है। अर्थात ये विधि
जो है वो ज्ञात से अज्ञात और तथ्यों से निष्कर्ष की ओर चलती है। तो याद रख लेना ये चीज़। इस विधि का प्रयोग है वो विश्लेषण विधि की सीमाओं को दूर करने के लिए उसके स्थान पर किया जाता है, इसलिए यह विश्लेषण की पूरक विधि कहलाती है, संश्लेषण विधि। अब इस विधि के गुण क्या है साथियों संश्लेषण के? गणित शिक्षण की सरल एवं संक्षिप्त विधि है और विधि के द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जाता है और इसलिए बालक जो है विश्लेषण की तुलना में संश्लेषण विधि के द्वारा जल्दी सीखते हैं, अधिक गति से सीखते हैं। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराया जा सकता है और इस विधि का प्रयोग रेखा गणित व बीज गणित के समीकरणों के समाधान के लिए किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों की रचना भी इसी विधि के आधार पर की जाती है। इंपॉर्टेंट है, पाठ्य पुस्तकों की रचना किस विधि पर होगी? संश्लेषण विधि पर होगी। अब इस विधि के आपको दोष देखना साथियों। विश्लेषण विधि के पश्चात में संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है और ये गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि साबित होती है। दोष देखेंगे, ये एक शिक्षक केंद्रित और अमनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी? संश्लेषण। जबकि विश्लेषण कैसी है? बाल केंद्रित है और मनोवैज्ञानिक है। उल्टा करना है आपको। ये संश्लेषण शिक्षक केंद्रित होगी और अमनोवैज्ञानिक होगी। रटने की प्रवृत्ति का विकास करती है। अनुक्रिया के अवसर प्राप्त नहीं होते, इसलिए अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता। और इस विधि में मानसिक विकास जो है साथियों, मानसिक विकास को कम बढ़ाती है, मानसिक विकास को बढ़ावा नहीं देती, अर्थात मानसिक विकास की दृष्टि से ये अनुपयुक्त विधि है। यह विधि किसी भी सवाल को सिद्ध तो प्रभावी रूप से कर सकती है, लेकिन उसकी समझाने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है और यह विधि सृजनात्मक बालकों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। समझ में आ गया? अगली विधि है हमारी गणित की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि साथियों, यह विधि क्रिया से सीखने का सिद्धांत का अनुकरण करती है, अर्थात किसका अनुसरण करेगी? लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने के सिद्धांत पर। इस विधि के द्वारा निम्न का मापन किया जाता है। अब देखो किन किन चीज़ों के मापन के लिए प्रयोगशाला विधि का उपयोग किया जाता है और ये प्रश्न अभी रीट पात्रता में पूछा गया था, आपको याद रखना है। और प्रश्न पूछा गया था वृत्त का क्षेत्रफल किस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो याद रखना इसको क्या आंसर आएगा आपका? प्रयोगशाला विधि। रीट 2023 प्री के अंदर पूछा गया था यही सवाल कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? प्रयोगशाला विधि। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, चार भुजाओं वाली आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ज्यामितीय जो प्रमेय हैं उनको प्रायोगिक सिद्ध करने के लिए, माप तोल ज्ञात करने के लिए और मॉडल बनाने हेतु आदि के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। और प्रश्न यहीं से कई बार पूछा गया है साथियों। अब इस विधि के गुण क्या है साथियों? यह विधि जो है हमारी प्रयोगशाला एक मनोवैज्ञानिक विधि है और बाल केंद्रित विधि है। इसका ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग के इफेक्ट पर काम करती है। निरीक्षण व तर्क शक्ति का विकास होता है। और इस विधि के दोष क्या हैं? समय तथा खर्चा दोनों अधिक होते हैं और अनुभवी शिक्षकों की इस विधि में ज़रूरत पड़ती है। अब बात करेंगे हम आगे अगली शिक्षण विधियों की। नेक्स्ट है हमारी प्रायोजना विधि। आप देखेंगे साथियों प्रायोजना विधि ये हिंदी में भी आएगी, आपकी पर्यावरण में भी आएगी और गणित में भी आएगी। प्रायोजना विधि की विचारधारा के मूल आधार कौन थे? जॉन डेवी। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट विधि है प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड जो है। इसकी विचारधारा सबसे पहले किसके मन में आई थी? इसकी विचारधारा देने वाले कौन थे? जॉन डेवी। लेकिन इस विधि के प्रतिपादक कौन है? जनक कौन है? किलपैट्रिक। याद रखना। मार्कर का कथन, अब देखेंगे इस विधि की परिभाषा कई लोगों के द्वारा दी गई थी। मार्कर का कथन क्या है? प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, उसे हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। बेलार्ड का स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट जो है यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब प्रायोजना जो विधि है साथियों उसके आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा रोचकता, प्रायोजना उद्देश्य, क्रियाशीलता, वास्तविकता, सामाजिकता, उपयोगिता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत भिन्नता। ये इस विधि के आधारभूत सिद्धांत हैं। इंपॉर्टेंट है प्रायोजना विधि के सोपान आपको याद रखने कितनी संख्या होती है? 6 होती है।
प्रायोजना विधि के 6 सोपान हैं, 6 चरण हैं, 6 स्टेप हैं। तो अब आपको इनको याद रखना है और इनका जो क्रम है साथियों, क्रम भी आपको याद रखना है कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिस्थिति को उत्पन्न करना। प्रायोजना विधि में सबसे पहले हम परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। दूसरा चरण है प्रायोजना कार्य का चयन करना। तीसरा चरण होगा कार्यक्रम बनाना। चौथा चरण है कार्यक्रम क्रियान्वित करना। पांचवा चरण है कार्य का मूल्यांकन करना और छठवां चरण है कार्य का लेखा जोखा रखना। इंपॉर्टेंट है, ये 6 चरण आपको बारीकी से याद करने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं प्रायोजना विधि का महत्व क्या है साथियों। प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए, यानी छात्र करके सीखते हैं, अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, तो छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, प्रायोजना विधि। करके सीखने के सिद्धांत पर यह विधि काम करती है, अर्थात इस विधि में बच्चा स्वयं प्रयोग करता है और यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्रों की जिज्ञासा, क्रियाशीलता और रचना प्रवृत्ति को उग्र बनाती है, इसलिए वैज्ञानिक विधि है। प्रायोगात्मकता का इसमें विकास होता है साथियों, अर्थात ये प्रयोग करने पर सिद्ध होती है और उपयोगिता व व्यावहारिकता का ज्ञान होता है और ये विधि बच्चों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है, अर्थात क्या करती है, ये सेल्फ रीडिंग को ज़्यादा बढ़ावा देती है। प्रायोजना विधि से बालकों का अधिगम सरल और सुबोध हो जाता है। अब इस प्रायोजना विधि के गुण देखेंगे साथियों। ये एक प्रोजेक्ट विधि है ना, ये प्रोजेक्ट विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात ये एक साइंटिफिक मेथड है। छात्रों को चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास में सहायक है। छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक गुणों का विकास करती है। प्रयोगात्मक व व्यावहारिक विधि है कौन सी, प्रायोजना विधि। पिछड़े बालकों की समस्या को हल करती है। तर्क, निर्णय, चिंतन व खोज शक्ति का विकास करती है, अन्वेषण शक्ति का क्या करेगी, विकास करेगी। अब आपको याद रखना है, प्रायोजना जो शब्द है साथियों, सबसे पहले किसने दिया था, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण महाविद्यालय के विद्वान थे जिसका नाम था रिचर्ड्स। उसने वर्ष 1900 में इस प्रायोजना शब्द का उपयोग किया था। तो 3 प्रश्न बन गए। प्रायोजना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रिचर्ड्स ने 1900 में। प्रायोजना जो विधि है उसके मूलाधार कौन है, जॉन डीवी, और प्रायोजना विधि के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक। यह विधि समवाय रूप से शिक्षण देने में आदर्श विधि है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, समवाय रूप में काम करती है हमारी ये विधि। अनुशासन, गृह कार्य आदि समस्याओं से मुक्ति दिला देती है और हस्तकार्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करती है। अब देखते हैं साथियों, प्रायोजना विधि की सीमाएं या उसके दोष और उसकी कमी क्या क्या है। इस विधि में समय तथा अधिक धन की खपत होती है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। उचित अनुभवी शिक्षकों की कमी होती है और यह विधि सफल नहीं हो पाती। इसमें क्रमबद्ध अध्ययन नहीं हो पाता। अब इस विधि को अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जाने चाहिए। इस विधि में अध्यापक को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है और जहाँ तक हो सके उसमें मितव्ययता बरती जानी चाहिए, कम से कम खर्च किया जाना चाहिए। छात्रों को यथासम्मत प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए और स्थायी महत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम विधि पढ़ते हैं आगमन विधि। अब देखेंगे आगमन विधि की बात करते हैं साथियों। ये भी गणित में काम आएगी, हिंदी में काम आएगी, पर्यावरण में काम आएगी। तो देखेंगे साथियों, ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से किसी भी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है वो हमारी आगमन विधि कहलाती है। और आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है साथियों, अरस्तु है। इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगमन विधि के चरण। आगमन विधि के 4 चरण हैं साथियों और ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। ऊ नी साप पे, ऊ का मतलब हो गया साथियों उदाहरण, नी का मतलब हो गया निरीक्षण या तुलना, सा का मतलब हो गया सामान्यीकरण या नियमनीकरण और पे का मतलब परीक्षण या पुष्टि। तो 4 आपके हो गए इसके स्टेप। उदाहरण लेंगे, फिर निरीक्षण करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे। तो ये 4 स्टेप है, क्रम से आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आगमन विधि के शिक्षण सूत्र इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है शिक्षक भर्ती में, हर वैकेंसी में पूछा जा रहा है शिक्षक भर्ती में। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र साथियों, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है।
आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है और मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। तो ये आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रख लेना। अब आगमन विधि के गुण क्या है साथियों? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान कैसा होगा? स्थायी होता है। यह विधि बालक में खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। बच्चा खुद करके सीखता है तो खोजी प्रवृत्ति होगी, क्योंकि छात्र स्वयं नियम की खोज करता है। हिंदी व्याकरण के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? आगमन विधि। छोटी कक्षाओं के लिए भी सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? आगमन विधि। इसमें तर्क, विचार, निर्णय शक्ति का विकास सबसे ज़्यादा होता है और सूक्ष्म बुद्धि व सूझ की वृद्धि के लिए सबसे उपयोगी विधि है। छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास। अब याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास कौन सी विधि करती है? याद रखना, कौन सी विधि है? आगमन विधि है। अब इस विधि के दोष देखेंगे साथियों। इसकी विधि की सीमाएं, कमी क्या क्या है? इस विधि में समय अधिक खर्च होता है। किसमें? आगमन विधि में। अनुभवी व योग्य अध्यापक ही इसका उपयोग कर सकते हैं। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होता। इस विधि के द्वारा जो परिणाम निकलता है वो हमेशा 100% सही नहीं होता। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती, ये छोटी कक्षाओं में चलती है। छात्रों के सीखने की गति धीमी होती है तथा मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है आगमन विधि में। नेक्स्ट विधि है हमारी निगमन विधि। निगमन विधि जस्ट साथियों आगमन विधि की उल्टी है, यानी विलोम है, जस्ट उसकी विपरीत है। आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के विपरीत हैं। इस विधि में होता क्या है साथियों, छात्रों को पहले नियम या सूत्र दिया जाता है, उसके बाद सूत्र को उदाहरण में प्रयोग करके हल ज्ञात किया जाता है और अपने प्रश्न की सत्यता की जांच की जाती है। अब इस विधि के सोपान क्या हैं? इस विधि के भी 4 सोपान हैं। याद रखना, ये ट्रिक भी आपको मैं बता रहा हूं। पहला सोपान है नियम। बच्चे को नियम या सिद्धांत का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद उस नियम या सिद्धांत का बच्चा प्रयोग करेगा और उसके बाद आंकड़ों के आधार पर परीक्षण करेगा और लास्ट में अपने हल का सत्यापन करेगा, यानी उसको सत्यता की जांच करेगा। तो ये 4 स्टेप हैं, आपको याद रखने, क्रम से है। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र कौन कौन से साथियों? निगमन विधि के शिक्षण सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट हमने जो आगमन विधि पढ़ी उसके उल्टा करना है। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है और अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। निगमन विधि ये जस्ट आगमन का उल्टा हो गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा? एक बार वीडियो को लाइक कर दें। निगमन विधि के गुण क्या है साथियों? इस विधि में समय तथा श्रम की बचत होती है, मेहनत भी कम लगती है और समय भी कम लगता है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, जस्ट उसके विपरीत करना है आगमन के। छात्रों की स्मरण शक्ति में विकास होता है। अब याद रखना, मानसिक शक्ति में विकास कौन करती है? आगमन विधि। जबकि स्मरण शक्ति में विकास कौन करती है? निगमन विधि। समस्याओं के हल तीव्र गति से निकाले जा सकते हैं इस विधि से और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। नवीन समस्याओं का समाधान करने में उपयोगी विधि है और बड़ी कक्षाओं के लिए काम में ली जाती है। जबकि छोटी कक्षाओं में कौन काम आएगी? छोटी कक्षाओं में आगमन विधि और बड़ी कक्षाओं में निगमन विधि। समझ में आ रहा ना अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। निगमन विधि के दोष या उसकी कमी क्या है? यह विधि रटने पर बल देती है। सबसे बड़ी कमजोरी है कि रटने पर बल देती है और मानसिक शक्ति का इसमें विकास नहीं होता, स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसका ज्ञान अस्थायी होता है क्योंकि रटने पर बल देती है इसलिए, और छात्र में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास उत्पन्न ये नहीं कर सकती। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, अर्थात बड़ी कक्षाओं में काम आती है। अब हम बात करते हैं, अगली विधि है व्याख्यान विधि। अब देखेंगे व्याख्यान विधि क्या है साथियों। यह विधि सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। ये गणित की शिक्षण विधियां चल रही है, सबसे प्राचीनतम विधि है जो श्रवण पर आधारित है। श्रवण पर आधारित है साथियों, केवल सुना जाता है। इसमें टीचर एक लेक्चर सुनाता जाएगा, विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। इस विधि में केवल और केवल टीचर ही एक्टिव होता है, छात्र चुपचाप सुनते रहते हैं। इस विधि के प्रवर्तक है साथियों प्लूटो।
और व्याख्यान विधि में शिक्षक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है और छात्र सामने बैठ करके सुनता रहता है। इस विधि से शिक्षण करने का उद्देश्य आलोचना, समालोचना, मूल्यांकन और समीक्षा करना होता है। ये उद्देश्य है इसका। थॉमस एम रिस्क ने क्या कहा था इस विधि के बारे में साथियों? व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों, प्रत्ययों व संबंधों का स्पष्टीकरण है जिन्हें शिक्षक चाहता है कि उसे सुनने वाले उसे समझें। ये परिभाषा किसकी है? थॉमस एम रिस्क की। इंपॉर्टेंट है। वाइनिंग एंड बाइनिंग का कथन है कि बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान एक व्यावहारिक विधि है। ये कथन किसका है? वाइनिंग एंड बाइनिंग का। अब इस विधि के साथियों सोपान कौन कौन से हैं? 5 सोपान हैं इस विधि के। इंपॉर्टेंट है, क्रम से याद रखना। प्रकरण या विषय वस्तु का निर्धारण करना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है अध्यापक द्वारा व्याख्यान किया जाना। अब व्याख्यान निम्न तथ्यों पर किया जाता है, जैसे पूर्व ज्ञान निर्धारण, उद्देश्य निर्धारित करना, पाठ्य वस्तु की रूपरेखा और उदाहरणों को स्थान देना। ये होता है हमारा व्याख्यान बनाना। तीसरा स्टेप है प्रस्तुतिकरण करना। चौथा स्टेप है सारांश प्रस्तुत करना और 5वां स्टेप है मूल्यांकन करना। तो ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं। अब देखेंगे, आपको मैं बता दूं, ब्राउन जो महोदय थे उन्होंने व्याख्यान विधि के 5 प्रकार बताए। 5 प्रकार कौन कौन से हैं व्याख्यान विधि के, जो ब्राउन महोदय ने बताए थे? एक तो था शास्त्रीय व्याख्यान, दूसरा है अनुक्रमिक व्याख्यान, तीसरा है समस्या केंद्रित व्याख्यान, चौथा है तुलनात्मक व्याख्यान और 5वां है शोध व्याख्यान। क्लियर? अब इस व्याख्यान विधि के गुण कौन कौन से हैं? गुण देखिएगा। पहला गुण है शब्दों के अर्थ भली भांति स्पष्ट हो जाते हैं। छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि होती है। तीसरा गुण है श्रम व धन की बचत होती है। यह विधि शिक्षक के लिए सुविधाजनक होती है। समय की बचत होती है। जीवनी व आत्मकथा हेतु सबसे उत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। जीवनी व आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। आ सकता है प्रश्न। इसमें अधिक छात्रों को एक साथ बैठकर शिक्षण कराने में सक्षम विधि है, यानी एक साथ बहुत सारे बच्चों को बैठ करके एक ही क्लास में पढ़ाया जा सकता है। यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है साथियों। लेक्चर जो चलते हैं ना बड़े बड़े टीचरों के, प्रोफेसरों के, वो इसी विधि का उपयोग करते हैं, लेक्चर मेथड। ठीक है ना? अब इस विधि के दोष देखेंगे। इस विधि का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें केवल शिक्षक ही वक्ता का काम करेगा। शिक्षक ही बोलता रहता है, छात्र तो केवल चुपचाप बैठ करके श्रोता बन करके सुनते रहेंगे। छोटी कक्षाओं के लिए विधि उपयोगी नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं में काम आती है। यह विधि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। रटते जाओ, जो पढ़ाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा उसको रटते रहो। यह विधि कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। ये इस विधि के गुण है, वो है दोष। अब इस विधि को उपयोग में लाने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं कि इसको उचित बनाया जा सके? उचित उदाहरणों द्वारा इसको योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। उच्चारण, स्वर का उतार चढ़ाव, हाव भाव, आवाज़ आदि का ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तावना, भूमिका, संक्षिप्तीकरण या सारांश के समय इस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए और प्रश्न बीच बीच में पूछते रहना चाहिए। इस विधि में तभी जाकर के ये विधि एट्रैक्टिव विधि बन पाएगी और ये ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट विधि आती है साथियों हमारी, देखिए हर्वैटीय विधि। हर्वैटीय विधि साथियों गणित का ही एक मेथड है और इस विधि के प्रवर्तक थे हमारे हर्वर्ट साहब। इंपॉर्टेंट विधि है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हर्वर्ट विधि के 5 सोपान है साथियों और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला स्टेप है प्रस्तावना या तैयारी। दूसरा स्टेप है प्रस्तुतिकरण या विषय स्थानापन्न। तीसरा स्टेप है तुलना का सहयोग या सहचर्य। चौथा स्टेप है सामान्यीकरण या नियमनीकरण और 5वां स्टेप है प्रयोग या अनुप्रयोग। अथवा में भी आपसे प्रस्तावना दे सकता है या तैयारी। अब इस विधि के गुण क्या हैं साथियों, देखेंगे। ये जो हमारी हर्वैटीय विधि है एक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात एक साइंटिफिक मेथड है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में शिक्षण में क्रमबद्धता रहती है और
इम्पोर्टेंट क्या है इसमें ध्यान रखना, विज्ञान शिक्षण के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है विधि विज्ञान शिक्षण के लिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट विधि हमारे साथियों खेल विधि। खेल विधि के जनक आपको याद रखने हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक, और ये खेल विधि शिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। कौन है इसके जनक, कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस विधि में बालकों की रुचि, स्वतंत्रता, क्रिया आदि से संबंध में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति की जाती है। और ये जो आपको दिया गया ना, यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, सिर्फ इसका जनक ही पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। ये गणित की शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है ना, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा नहीं पढ़ना कुछ भी। धन्यवाद साथियों।